नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो आत्म मूल्यांकन श्रृंखला चलाई जा रही है उसका तीसरा सत्र है और आज के सत्र में हम गद्य रचनाओं पर बात करेंगे जिसमें निबंध हैं, कहानियां हैं और उपन्यास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, नशा कहानी के पात्र ईश्वरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। नशा प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों और ईश्वरी उसका पात्र है। उसके विषय में असंगत विकल्प पूछा गया है। ए, ईश्वरी एक जमींदार का पुत्र है। बी, ईश्वरी बीर के साथ उसके घर जाता है। सी, ईश्वरी का घर किले नुमा है। डी, ईश्वरी के घर पर अनेक नौकर चाकर हैं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ईश्वरी बीर के साथ उसके घर नहीं जाता, बल्कि बीर जो कि एक गरीब क्लर्क का बेटा है वो ईश्वरी के घर जाता है। तो ये उल्टा लिखा गया है, इसलिए यही असंगत कथन है। शेष तीनों कथन ईश्वरी के विषय में बिल्कुल सही है। ईश्वरी एक जमींदार का पुत्र है, सही है। ईश्वरी का घर किलेनुमा है, ये भी सही है। और जाहिर सी बात है कि जमींदार का पुत्र है तो उसके घर में अनेक नौकर चाकर तो होंगे ही। तो आंसर हुआ बी। स्मरणीय बिंदु, नशा कहानी के विषय में कुछ एक बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, जितनी भी निबंध, उपन्यास और कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लेखकों का नाम तो कम से कम कंठस्थ अच्छी तरह कर लें। उसके बाद उनके प्रकाशन वर्ष और उनकी मूल संवेदना पर भी दृष्टि डालें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो नशा कहानी के विषय में है वो ये है कि सन 1930 से 1936 के बीच का जो लेखन काल है प्रेमचंद का, जिसमें वो प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हैं, यानी यथार्थवादी चित्रण की ओर मुड़ते हैं, उसी दौर में लिखित ये कहानी है। यानी प्रेमचंद के कथा लेखन के तीसरे दौर की कहानी है। ये इस कहानी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। और सन 1934 में ये चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आपको ये तीनों बिंदु अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। दूसरा प्रश्न भी नशा कहानी से संबंधित है। कथन है, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। पंक्ति में किस नशे की बात की जा रही है? शराब का नशा, अफीम का नशा, कीर्ति का नशा या ऐश्वर्य का नशा? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां ऐश्वर्य के नशे की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया कि बीर जो है, दोनों मित्र हैं ईश्वरी और बीर एक साधारण निर्धन परिवार का बालक है और ईश्वरी जमींदार का पुत्र है। तो ईश्वरी के घर जब बीर छुट्टियों में जाता है तो वो पहली बार ट्रेन में दूसरे दर्जे में बैठकर सफर करता है और वहीं से उसके ऐश्वर्य का नशा उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो जमींदारों का अच्छा खासा, पूंजीपतियों और जमींदारों का आलोचक रहा होता है। तो जब ईश्वरी उसे घर लेकर जाता है तो वो उससे कहता है कि जमींदारों की वो बुराई वहां ना करे, क्योंकि उसके बड़े लोग वहां होंगे परिवार के और वे उस बात को पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर ईश्वरी अपने परिवार के लोगों की भी मनोवृत्ति जानता है कि निर्धन अगर वो बताएगा बीर को तो उसका सम्मान नहीं होगा, इसलिए वो उसकी संपत्ति, उसके धन संपन्न होने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। और ये ऐश्वर्य का नशा उस पर ट्रेन के दूसरे दर्जे में बैठते ही शुरू होता है। कोई भी सवारी जैसे ही किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और चढ़ने लगती है तो वो जोर से चिल्ला उठता है, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जमाना था और पहले दर्जे में केवल अंग्रेज लोग ही सफर किया करते थे। इसलिए दूसरे दर्जे में किसी हिंदुस्तानी का बैठना बहुत ही सम्मान की बात थी। दूसरी बात, वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है वहां के वैभव, नौकर चाकर आदि देखकर उस पर ऐश्वर्य का नशा और अधिक चढ़ने लग जाता है और जब वो लौट कर आता है तो पूरी तरह से ऐश्वर्य के नशे में डूबा हुआ है। ट्रेन में दरवाजे के पास की सीट उसे मिलती है, वहां एक पीठ पर गट्ठर लादे हुए एक आदमी चढ़ता है जो कि कलकत्ता जा रहा है। उसके गट्ठर से बीर को परेशानी होती है और वो गुस्से में आकर, क्योंकि ऐश्वर्य के नशे में है, गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उस आदमी के द्वारा विरोध किए जाने पर
सारे जो वो दो चार थप्पड़ और लगाता है और सारे जितनी भी सवारियां ट्रेन में उस डिब्बे में हैं वे सब वीर की आलोचना करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर उसे समझाता है, उसे टोकता है अपने मित्र को, तब उसे ध्यान आता है और तब वो ये कथन कहता है कि और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। तब वो यथार्थ की भूमि पर लौट कर आता है और ऐश्वर्य का नशा उसे उतरता हुआ प्रतीत होता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी से है। कोसी का घटवार शेखर जोशी, जो कि पहाड़ी लोक जीवन से संबंधित कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनसे संबंधित कहानी है। कोसी का घटवार कहानी के विषय में असंगत कथन है। ए, यह कहानी शेखर जोशी के मेरा पहाड़ कहानी संग्रह में संकलित है। बी, यह असफल अतृप्त प्रेम की अभिव्यंजक एक मर्मस्पर्शी कहानी है। सी, नायक गुसाई सिंह और लक्ष्मा इस कहानी के नायक नायिका हैं। डी, कहानी का शीर्षक कोसी का घटवार नायक गुसाई सिंह की ओर संकेत करता है। हमें क्या करना है, हमें असंगत कथन छांटना है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही असंगत कथन है। यह कहानी शेखर जोशी के मेरा पहाड़ कहानी संग्रह में संकलित नहीं है, बल्कि कोसी का घटवार नाम से ही कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है। कोसी का घटवार में संकलित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हाँ, कुछ स्मरणीय बिंदु। पहाड़ी लोक जीवन से संबंधित एक आंचलिक कहानी है, ध्यान रखना है। कल्पना पत्रिका के जनवरी सन 1957 के अंक में यह प्रकाशित हुई और कोसी का घटवार जो शीर्षक है उसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। कोसी जो शब्द है वो नदी का प्रतीक है और घटवार पंचक्की से, पानी से चलने वाली चक्की से आटा पीसने वाले कहानी के नायक गोसाई सिंह की ओर संकेत करता है। तो इसलिए इसका शीर्षक कोसी का घटवार एक सार्थक शीर्षक है। आगे चलें। अगला प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? ए, भारत मित्र 1900, बी, छत्तीसगढ़ मित्र 1901, सी, सुदर्शन 1902 और डी, सरस्वती 1901। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। माधवराव सप्रे की कहानी है और देवी प्रसाद नाम के विद्वान ने इसकी खोज की थी, इस कहानी की, और देवी प्रसाद वर्मा शायद, जहां तक मुझे याद है उनका पूरा नाम है, और उन्होंने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सर्वमान्य मत के अनुसार भी एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी माना गया है आजकल। और ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में 1901 में, सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल संवेदना के विषय में असंगत विकल्प है। ए, सामंती समाज एवं वर्ग भेद का चित्रण, बी, जमींदार वर्ग की शोषणवादी प्रवृत्ति, सी, मातृभूमि के प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान और डी, सामाजिक समानता की स्थापना। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है उसकी मूल संवेदना से संबंधित ये कथन नहीं है, यानी ये कथन असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। एक टोकरी भर मिट्टी दोस्तों बहुत ही छोटी सी कहानी है। इस कहानी में एक बहुत बड़ी हवेली के पास एक विधवा बुढ़िया की छोटी सी झोंपड़ी है और जमींदार साहब उसके अकेले और असहाय होने का, कमजोर होने का लाभ उठाते हुए अपनी कोठी का जो दायरा है उसे बढ़ाने के लिए उस झोंपड़ी को खत्म कर देते हैं। बुढ़िया वहां से रोती बिलखती हुई चली जाती है, उसके साथ उसकी एक पोती है। कुछ समय बाद वो लौट कर आती है, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है जहां पर उसकी झोंपड़ी थी और जमींदार साहब भी वहां खड़े हैं। बुढ़िया वहां से एक टोकरी में मिट्टी भरती है, पहले अनुमति मांगती है जमींदार साहब से कि मेरी पोती खाना नहीं खा रही है इतने दिन से, क्योंकि उसे इस जगह की मिट्टी से बने चूल्हे की रोटी खानी है। तो आप कहें तो मैं यहां से एक टोकरी में मिट्टी भर कर ले जाऊं। जमींदार साहब उसे अनुमति देते हैं। वो एक टोकरी में मिट्टी भरती है और जमींदार साहब से आग्रह करती है कि इस टोकरी को क्या वो उसके सिर पर रख देंगे या उसे उठा देंगे। दुर्भाग्यवश
जमींदार साहब उस भरी हुई टोकरी को, मिट्टी से भरी हुई टोकरी को उठा नहीं पाते। तब बुढ़िया ये कहती है कि जब आप इस एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं तो इस जमीन का, जो कि आपने गलत तरीके से अपने अधिकार में की है, इसका बोझ भला आप कैसे उठा पाएंगे। और जमींदार साहब को अपनी भूल का एहसास होता है और वे उसको छोड़ देते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहां पर मातृभूमि के प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है, जमींदार वर्ग की शोषणवादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है और सामंती समाज और वर्ग भेद का चित्रण है। ये तीनों बिंदु इसकी मूल संवेदना से संबंधित है। केवल सामाजिक समानता की स्थापना की बात यहां पर नहीं की गई है। आगे चले। तीर और 4 सिरपुर बाजार। तो दोस्तों, हमको ये बताना है कि तीसरी कसम कहानी में किन स्थानों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम कहानी के कथाकार हैं और इनको हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है और यही कारण है कि इनके द्वारा रचित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। अब बात आती है कि तीसरी कसम कहानी में कौन से स्थानों का चित्रण किया गया है। तो पहली बात, पहला स्थान है फॉरबिसगंज और दूसरा स्थान है सिरपुर बाजार। यानी कूट में पहला और चौथा सही उत्तर होना चाहिए। कूट देखते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहला और चौथा सही स्थान है। आंसर हुआ सी। अब तीसरी कसम कहानी के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, ये एक आंचलिक कहानी है। दूसरी बात, सन 1936 में एक रचित ये जो कहानी है ये ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु का एक कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है। इसका जो मूल शीर्षक है, जब कहानी लिखी गई थी उस समय इसका शीर्षक था मारे गए गुलफाम, लेकिन सन 1966 में इस पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई गई और तब से यह कहानी तीसरी कसम के नाम से ही प्रकाशित की जाने लगी। और यह कहानी एक सीधे साधे ग्रामीण युवक हीरामन और हीराबाई, जो कि नर्तकी है, नौटंकी में कार्य करती है, हीराबाई की भावनात्मक संवेदना की कहानी है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना संबंधित है प्रेम की निष्कपट रहस्यमयी एवं उदात्त अभिव्यक्ति से, बी एक नर्तकी के प्रेम की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देने से, और सी नायिका हीराबाई के अतृप्त प्रेम से, और डी हीरामन के लोकोपकारी व्यक्तित्व से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की हीरामन और हीराबाई के माध्यम से प्रेम की निष्कपट रहस्यमयी और उदात्त अभिव्यक्ति की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, घर जाने की खुशी में भी गजादर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। यह सहज संसार था मित्रों का, बी रेलवे नौकरी और क्वार्टर का, सी रामजी लाल की मिल का, और डी प्राकृतिक सौंदर्य का। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गजादर बाबू वापसी कहानी पर आधारित प्रश्न है और वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की कहानी है। वापसी कहानी के जो नायक हैं वो है गजादर बाबू। रेलवे में नौकरी करने के कारण जगह जगह उनका स्थानांतरण होता रहता है और यही कारण है कि वे परिवार से दूर रहते हैं। अब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वापस अपने घर लौट रहे हैं। उनके घर लौटने के आधार की घटना के आधार पर ही इसे वापसी कहानी वापसी शीर्षक दिया गया है। और जब वे वहां से सामान समेट रहे हैं रेलवे के क्वार्टर से, तब उनको लगता है, ये महसूस होता है जो इस पंक्ति में बताया गया है कि घर जाने की खुशी में भी गजादर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। और ये वातावरण किसका था? ये सहज संसार था उनकी रेलवे की नौकरी और जिस क्वार्टर में वो रहते थे उसका। तो आंसर हुआ बी। स्मरणीय बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल एक कहानी संग्रह है उषा प्रियमवदा का, उसमें संकलित है वापसी कहानी। अगस्त सन 1961 में इसका प्रकाशन नई कहानियां पत्रिका में हुआ और इसकी मूल संवेदना है अपने ही भरे पूरे परिवार के बीच अकेलेपन की पीड़ा की कहानी है कि किस प्रकार अपने भरे पूरे परिवार के बीच भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगला प्रश्न,
उषा प्रियंवदा कृत वापसी किस प्रकार की कहानी है? ए, प्रेम संबंधों और कुंठाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित कहानी। बी, पारिवारिक भावभूमि पर रचित अकेलेपन की पीड़ा को रेखांकित करने वाली कहानी। सी, महानगरीय जीवन की त्रासदी की कहानी। और डी, मानसिक अंतर्द्वंद की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की कहानी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले प्रश्न के स्मरणीय बिंदुओं में भी हम इसकी चर्चा कर चुके कि पारिवारिक भावभूमि पर रचित अकेलेपन की पीड़ा को रेखांकित करने वाली ये कहानी है, क्योंकि गजाधर बाबू जब परिवार से जीवन भर अलग रहते हैं रेलवे की नौकरी के कारण, और जब वे लौट कर आते हैं तब उस अपने ही घर में वे असहज महसूस करते हैं और अकेलेपन की पीड़ा को भुगतते हैं। उसी की बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति उषा प्रियंवदा ने इस कहानी में की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना से संबंधित असंगत कथन छांटिए। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। ए, अकेलेपन की अनुभूति के भय की अभिव्यक्ति। बी, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता के फलस्वरूप उत्पन्न अजनबीपन, संवेदनहीनता, अनात्मीयता और औपचारिकता की अभिव्यक्ति। सी, स्वयं से अपरिचय की पीड़ा की अभिव्यक्ति। और डी, चंदर नामक युवक की बेरोजगारी और पारिवारिक दायित्वों के दबावों की पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना से ये कथन संबंधित नहीं है। शेष तीनों कथन खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना से संबंधित है। चंदर इस कहानी का नायक है और इस कहानी के नायक के माध्यम से यानी चंदर के माध्यम से अकेलेपन की अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है कि कहीं कहीं चंदर भयभीत हो उठता है अपने अकेलेपन से। दूसरा, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता यानी मशीनी जो जिंदगी है, जो एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती है, उसके फलस्वरूप लोगों के बीच में जो अजनबीपन आ गया है, जो संवेदनाएं उनकी समाप्त हो गई हैं, आत्मीयता का भाव जो नष्ट हो गया है और एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गए हैं सारे संबंध, उन सब की अभिव्यक्ति यहाँ पर बहुत खूबसूरती से की गई है। स्वयं से अपरिचय की इतना अजनबीपन है कि चंदर को कभी कभी लगता है कि जैसे उसकी अपनी पहचान खोती जा रही है और स्वयं वो अपने लिए अजनबी बनता जा रहा है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है मूल संवेदना से के संबंध में, और डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, हाँ, स्मरणीय बिंदुओं पर बात करते हैं। खोई हुई दिशाएं कहानी, खोई हुई दिशाएं नाम से एक जो कहानी संग्रह है कमलेश्वर का, उसमें संकलित है। 1963 में यह कहानी प्रकाशित हुई। महानगरीय परिवेश की यांत्रिकता के बीच अपनी पहचान खोने और अजनबीपन की समस्याओं को रेखांकित करने वाली ये कहानी है। आगे चलें। खोई हुई दिशाएं कहानी का शीर्षक बोध कराता है लक्ष्यहीनता का, पहचान के खोने का, रिश्तों के टूटने का या स्मृतिजन्य पीड़ा का। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहचान के खोने, खोई हुई दिशाएं जो शीर्षक है वो प्रतीक है पहचान के खोने का, यानी इतने बड़े महानगर में कस्बे से आया चंदर ऐसा महसूस करता है जैसे वो खुद अपने लिए भी अजनबी, परिवेश में तो अजनबी है ही वो, लेकिन अपने लिए भी वो स्वयं अजनबी हो गया है और उसकी अपनी जो पहचान है वो खो गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, सुन ले परमेश्वरी जग हसाई हो रही है, यह कथन गदल से किसने कहा? रांगे राघव की गदल कहानी पर आधारित प्रश्न है। नारायण ने, निहाल ने, डोडी ने, मौनी ने। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गदल कहानी जो है वो खारी गुर्जर जाति जो है उसके पारिवारिक संबंधों पर आधारित कहानी है। गदल कहानी की नायिका है और बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त स्त्री के रूप में उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। नारायण और निहाल उसके पुत्र हैं, डोडी उसका देवर है और मौनी जो है जिससे वो दूसरा विवाह करती है वो व्यक्ति है। तो निहाल जो पुत्र है, जब वो मौनी के घर चली जाती है उसके साथ रहने के लिए, तब वो उस पर ये बात उसको कहता है कि सुन ले परमेश्वरी जग हसाई हो रही है। ये कथन गदल से निहाल ने कहा और इस कहानी का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, ऐसी बांदी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे औरों की बिछिया झनके। इस पंक्ति का अर्थ है, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं तो घर का सारा काम करूं और दूसरी स्त्रियां सज संवर कर मटकती घूमें।
मुझे भी सच संवर कर उल्लास के साथ नृत्य करना पसंद है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों देखिए, इस पंक्ति में कहा गया है ऐसी बांदी, यानी ऐसी मैं नौकरानी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे। कोहनी बजे यानी हाथ में पहने हुए आभूषण बजे। हाथ में पहने हुए आभूषण कब बजेंगे? जबकि काम किया जाएगा। तो कोहनी बजे का प्रतीकार्थ सांकेतिक अर्थ हुआ कि मैं सारा काम करूं। औरों की बिछिया, बिछिया कहां पहने जाते हैं? पैरों में, यानी घूमने फिरने पर। तो घूमने, औरों की बिछिया झनके, इसका सांकेतिक अर्थ हुआ कि दूसरे लोग तो सच संवर कर घूमे और मैं घर का सारा काम करूं। तो इसका सांकेतिक अर्थ ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसके विषय में विकल्प दिए गए हैं। युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं। बी, देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। सी, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के सामंजस्य की अद्भुत अभिव्यक्ति है। डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां ये नहीं बताया गया कि युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं और देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, यह बात भी नहीं कही गई। देशभक्ति को एक जीवन मूल्य बताया गया है, महत्वपूर्ण जीवन मूल्य, लेकिन सबसे बड़ा जीवन मूल्य नहीं बताया गया है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम, तीनों जीवन मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें एक सामंजस्य बनाकर रखना ही व्यक्ति की सफलता का आधार है। ये इस कहानी की मूल संवेदना का प्रमुख बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु, सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुई। राजेंद्र यादव और नामवर सिंह आदि विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी माना है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है और ये 5 भागों में विभक्त एक अत्यंत सशक्त कहानी है। ये बातें आप ध्यान में रख लेंगे। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की से संबंधित है। आगे चलते हैं। नकली लप्टन साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा? रस्सी, बल्ब, बेर जैसे गोले या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नकली लप्टन साहब आते हैं जिस खंदक में लहना सिंह और उसके सभी साथी सुरक्षा के लिए तैनात हैं और वे तुरंत आकर आधे सैनिकों को आगे कहीं मोर्चा संभालने के लिए भेज देते हैं ताकि वहां की स्थिति कमजोर हो जाए। किसी को पता नहीं चलता ये कि ये नकली लप्टन साहब हैं और वे सिगरेट पीने लगते हैं। लहना सिंह उन्हें देख रहा है और वो उससे पूछते हैं कि सिगरेट पियोगे, जबकि जो असली लप्टन साहब थे वो ये जानते थे कि लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता। तो उसे आश्चर्य होता है और वो माचिस के दिया सलाई के प्रकाश में देखता है कि ये वास्तविक लप्टन साहब नहीं है, कोई और ही है। और उसके बाद वो उन पर कड़ी नजर रखता है। एक साथी को भेजता है जो गई हुई टुकड़ी है यानी सैनिक हैं, उनको वापस बुलाने के लिए, ताकि खंदक पर स्थिति मजबूत हो। और वो पहचान जाता है कि कोई जर्मन नकली लप्टन बनकर के यहाँ आ गया है और वो देखता है कि बेर जैसे 3 गोले रस्सी के से और तार से बांधकर वे उसमें जैसे ही आग लगाने लगते हैं वैसे ही उन पर वार करता है लहना सिंह। तो नकली लप्टन साहब ने खंदक की दीवार पर बेर जैसे गोले बांधे ताकि वे उस खंदक को उड़ा सकें और अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध में जो स्थिति थी उसे कमजोर कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिंदे कहानी के पात्रों के विषय में असंगत विकल्प छांटिए। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा नए कहानीकारों में शामिल हैं। इनके विषय में, पात्रों के विषय में असंगत विकल्प छांटना है। ए, गिरीश नेगी आर्मी में कैप्टन, लतिका का कश्मीर युद्ध में दिवंगत प्रेमी। बी, मिस वुड कॉन्वेंट में साइंस की टीचर। सी, ह्यूबर्ट कॉन्वेंट में संगीत का शिक्षक, चैपल में पियानो वादक और लतिका के प्रति आकर्षित। डी, करीमुद्दीन कॉन्वेंट में नियुक्त सेवक। तो पात्रों के विषय में असंगत विकल्प है मिस वुड, क्योंकि मिस वुड कॉन्वेंट में साइंस की टीचर नहीं है बल्कि कॉन्वेंट में प्रिंसिपल है। तो ये विकल्प असंगत है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। स्मरणीय बिंदु देखते हैं। सन 1960 में प्रकाशित निर्मल वर्मा के जो परिंदे नाम से जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ उसमें संकलित है ये कहानी। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी संग्रह को नई कहानी आंदोलन की पहली कृति माना है। परिंदे शीर्षक
का सांकेतिक अर्थ क्या है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। परिंदे शीर्षक अपने घर से दूर आए उन लोगों का प्रतीक है जिनके पास लौट कर जाने के लिए कोई स्थायी घर नहीं होता। परिंदे का शाब्दिक अर्थ होता है पक्षी, और पक्षियों का कोई स्थायी घर नहीं होता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोंसला बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और परिंदे कहानी के जो पात्र हैं वे सभी इसी प्रकार के पात्र हैं जिनके पास लौट कर जाने के लिए कोई स्थायी घर है ही नहीं। आगे चलें। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपके रहना, यह भी गलत है। यह पंक्ति व्यंजित करती है ए, परिंदे कहानी में व्याप्त वेदना को, बी, लतिका के अतीतकालीन प्रेम की स्मृतियों में डूबकर जिंदगी से विमुख होने को, सी, परिंदे कहानी के पात्रों की अवसादग्रस्त मनःस्थिति को, और डी, कॉन्वेंट के परिवेश को। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति के द्वारा जो अभिव्यक्ति की गई है वो है लतिका, जो कि कहानी की नायिका है, वो जिसके प्रेमी गिरीश नेगी जो कि आर्मी में था, उसका वो देहांत हो चुका है, वो शहीद हो चुका है। तो उसके प्रति अपने प्रेम की जो अतीतकालीन स्थितियां हैं, स्मृतियां हैं, उनमें वो हमेशा डूबी रहती है, और यही कारण है कि वो वर्तमान में उमंग से, उल्लास से जीवन को नहीं जी पाती। तो उसी विषय में यहां संकेत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया? पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उस पर आधारित प्रश्न है। ए, अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि कम थी। बी, मधुलिका के लिए राजकीय अनुग्रह स्वीकार करना अपमानजनक था। सी, वह अपने पितृ पितामहों की भूमि को बेचना अपराध मानती थी। डी, वह भूमि को अपने पास रखना चाहती थी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह जो उसकी भूमि के बदले में उसे दिया जा रहा था, उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने राजा से कहा कि वो अपने पितृ पितामहों की ये भूमि है, इसको बेचना अपराध मानती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, तो मुझे भी प्राणदंड मिले वाक्य से मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? देश प्रेम, बी, व्यक्तिगत प्रेम, सी, देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन, और डी, कर्तव्य परायणता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुरस्कार कहानी का जो अंतिम वाक्य है ये, तो मुझे भी प्राणदंड मिले, जब अरुण को देशद्रोह करने पर प्राणदंड दिया जाता है, तब मधुलिका भी अपने, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, अब देश के प्रति उसने अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया, लेकिन क्योंकि वो अरुण से प्रेम करती थी तो उसके प्रति अपना कर्तव्य वो पूरा नहीं कर पाई थी, तो वो स्वयं भी उसके पास जाकर खड़ी होती है और महाराज से कहती है कि यदि इसे प्राणदंड दिया जाएगा, ये देशद्रोही है, तो इसके इस अपराध में मैं भी बराबर की भागीदार हूं, तो मुझे भी प्राणदंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन स्थापित करती है, और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रियजन अथवा संतान के घर से दूर होने पर चित्त में उत्पन्न आशंका जनित उद्विग्नता की अभिव्यक्ति। बी, कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से अयोध्या वासियों की वेदना की अभिव्यक्ति। सी, लेखक ने संदेश दिया है कि उदात्तता, उत्कृष्टता, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, ऐश्वर्य आदि संघर्ष के ताप को सहकर ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। डी, लेखक ने एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतर्वस्तु का गठन किया है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से अयोध्या वासियों की वेदना की अभिव्यक्ति नहीं की गई है, बल्कि ये बाकी शेष तीनों कथन इसकी मूल संवेदना से संबंधित है। प्रियजन अथवा संतान के घर से दूर होने पर चित्त में जो तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, वहीं से लेखक इस निबंध को प्रारंभ करते हैं, और बीच में विभिन्न राम के जीवन से संबंधित प्रसंगों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि उदात्तता, उत्कृष्टता और श्रेष्ठ जीवन मूल्य, ऐश्वर्य आदि संघर्ष के ताप को सहकर ही उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। यानी इन उत्कृष्ट जीवन मूल्यों का विकास तभी होता है जब व्यक्ति संघर्ष के ताप को सहकर उससे बाहर निकलता है। फिर एक निजी घटना के माध्यम से अंतर्वस्तु का गठन किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में स्थायी रूप से बस गए हैं। बी, जनमानस राम को
को वनवासी के रूप में देखना चाहता है। सी, जनमानस राज्याभिषेक के अवसर पर मिले वनवास के दंश से पीड़ित है। डी, जनमानस ने राम को मन ही मन अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है ए, यानी राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में स्थायी रूप से बस गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, देवदारू निबंध में लेखक ने पेड़ को किसके समान बताया है? योगी के समान, सुलझे हुए कवि के चित्त में मूर्तिमान छंद के समान, सी, आकाश में उड़ते पंछी के समान, डी, लहराती पवन के समान। देवदारू निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और इस निबंध में इन्होंने, लेखक ने पेड़ को यानी देवदारू का जो वृक्ष है उसे बी विकल्प, सुलझे हुए कवि के चित्त में मूर्तिमान छंद के समान बताया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, देवदारू निबंध की विषय वस्तु से संबंधित विकल्प नहीं है, यानी असंगत विकल्प हमें छांटना है। ए, केवल शब्द लय पर्याप्त नहीं, शब्द के साथ अर्थ लय भी अनिवार्य है। बी, अंतर्बाह्य संतुलन विकास की आधारशिला है। सी, जाति की तुलना में व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है। डी, इस देश में शोषण से उत्पन्न चीत्कार सदैव गूंजती रही है। तो इसमें जो देवदारू निबंध है उसकी विषय वस्तु से संबंधित विकल्प डी नहीं है, क्योंकि यहां पर इस निबंध में शोषण से उत्पन्न चीत्कार सदैव गूंजती रही है, इस तरह की कोई वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। शेष विकल्पों पर नजर डालते हैं। ए में कहा गया है केवल शब्द लय पर्याप्त नहीं, शब्द के साथ अर्थ लय भी अनिवार्य है, यानी जब भी कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसमें शब्द और भाव का समुचित सामंजस्य होना जरूरी है, तभी अभिव्यक्ति सशक्त बन सकेगी। ये तो हुई इसकी साधारण अर्थ, लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि केवल बाहरी व्यक्तित्व का बाहरी सौंदर्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति के गुण भी महत्वपूर्ण है और वही उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जो दूसरी पंक्ति में कहा गया है, अंतर्बाह्य संतुलन विकास की आधारशिला है। जब तक बाहरी आकृति और आंतरिक गुणों का सही तालमेल नहीं होगा, तब तक व्यक्ति विकास नहीं कर सकेगा। जाति की तुलना में व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, और व्यक्तित्व किससे बनता है? गुणों से बनता है, बाहरी आकृति से नहीं। ये बात द्विवेदी जी ने यहां स्पष्ट की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चलें। शुक्ल जी के अनुसार करुणा मनोविकार के विषय में असंगत कथन है। ए, करुणा दूसरों के दुख के परिज्ञान से उत्पन्न होने वाला मनोविकार है। बी, यह मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक है, आदि यानी प्रारंभ से ही संस्थापक रहा है। सी, शुक्ल जी ने भय को करुणा का उल्टा मनोविकार माना है। डी, प्रिय से वियोग जनित दुख में करुणा का जो अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह असंगत कथन है करुणा के विषय में, क्योंकि शुक्ल जी ने भय को करुणा का उल्टा मनोविकार नहीं माना है, बल्कि क्रोध को करुणा का उल्टा मनोविकार माना है। उन्होंने लिखा है कि क्रोध करुणा का उल्टा मनोविकार है, क्योंकि क्रोध में हम जिस पर क्रोध करते हैं उसे चोट पहुंचाने के लिए संकल्पित होते हैं, जबकि करुणा जिसके प्रति होती है हम उसे चोट पहुंचाने नहीं बल्कि उसके कष्ट का हरण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। शेष तीनों कथन बिल्कुल सही है। करुणा दूसरों के दुख से के परिज्ञान से, यानी जब हम दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करते हैं तब करुणा का भाव उत्पन्न होता है। फिर यह मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक है। जो जिस व्यक्ति में जितना करुणा का भाव होगा उसका शील, उसके सात्विक गुण उतने ही उत्कर्ष को पहुंचे हुए होंगे, ये इसका अर्थ है। प्रिय से वियोग जनित दुख में करुणा का जो अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है, क्योंकि प्रिय के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसमें जो करुणा होती है, शुक्ल जी ने बताया है कि वो इसलिए उत्पन्न होती है करुणा, क्योंकि वियोग जिस प्रिय से हुआ है उसके प्रति कि वो सुखी होगा या दुखी होगा, ऐसी भ्रम की स्थिति होती है, निर्णय नहीं हो पाता, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि करुणा का अंश उस वियोग जनित दुख में विद्यमान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, करुणा अपना बीज आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, इस पंक्ति का अभिप्राय है। ए, करुणा जिसके प्रति प्रदर्शित की जाती है उसका प्रभावित होना अनिवार्य नहीं होता। बी, कभी कभी करुणा का परिणाम विपरीत भी होता है।
सी करुणा एक आत्मनिष्ठ भाव है, डी करुणा का प्रतिदान करुणा नहीं होता। तो इस पंक्ति का अर्थ है डी करुणा का प्रतिदान करुणा नहीं होता, यानी हम जिसके प्रति करुणा करते हैं हम उससे ये अपेक्षा नहीं करते कि वो भी हमारे प्रति करुणा का भाव रखे। इस पंक्ति का अर्थ है करुणा अपना बीज आलंबन, आलंबन जिसको देखकर हमारे मन में करुणा उत्पन्न हुई है वो आलंबन हुआ, तो उस आलंबन में अपना बीज नहीं फेंकती, इसका मतलब है करुणा का प्रतिदान करुणा नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, एक लंबी कविता का अंत निबंध में मुक्तिबोध के अनुसार उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? एक साहित्यिक की डायरी से लिया गया निबंध है, ये मुक्तिबोध की रचना है, एक साहित्यिक की डायरी। ए, उन्हें सशक्त कविता लिखनी नहीं आती, बी, उन्हें छोटी कविता का अंत करने की कला नहीं आती, सी, उन्हें किसी भी किताब का रिव्यू करना आग से खेलने के समान लगता है, और डी, उनमें गद्य लेखन की कला का अभाव है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक लंबी कविता का अंत निबंध में मुक्तिबोध ने लिखा है कि उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि उनको छोटी कविता कैसे समाप्त की जाए वो कला नहीं आती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध ने एक लंबी कविता का अंत निबंध में अपनी लंबी कविता को कहानी का रूप देने का निर्णय क्यों लिया? सही कूट का चयन कीजिए। तो 4 यहां पर विकल्प दिए हुए हैं। पहला है, उनका अनुमान था कि कहानी का रूप दिए जाने पर कोई भी मासिक पत्रिका उसे छापकर उन्हें कम से कम 15-20 रुपए तो दे ही देगी। बी, वे अपने मित्रों के समक्ष अपनी रुपए कमाने की योग्यता सिद्ध कर सकेंगे। सी, उनकी पत्नी भी आमदनी होने पर प्रसन्न हो जाएंगी। और डी, साहित्य जगत में एक कहानीकार के रूप में उनकी धाक जम जाएगी। तो यहां पर कहानी का रूप देने का निर्णय मुक्तिबोध ने अपनी कविता को कहानी का रूप देने का निर्णय इसलिए लिया, ए और बी दोनों कथन इसके विषय में सही है, यानी सही कूट है ए और बी। पहला है, उनका अनुमान था कि कहानी का रूप दिए जाने पर कोई भी मासिक पत्रिका उसे छाप देगी और उन्हें 15-20 रुपए मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो मित्र ये समझते थे कि मुक्तिबोध को कमाने की कला नहीं आती, उन पर भी उनकी धाक जम जाएगी कि वे भी कमाना जानते हैं। तो ए और बी सही विकल्प है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए और बी आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध की मूल संवेदना के विषय में असंगत कथन छांटिए। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध है। आचरण की सभ्यता विरोधी परिस्थितियों के बीच उत्कर्ष को प्राप्त होती है। बी, आचरण की सभ्यता व्यक्ति के जीवन एवं दृष्टिकोण को बदलकर रख देती है। सी, आचरण का विकास ही जीवन का परम उद्देश्य है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। डी, आचरण की सभ्यता कल्पना लोक की बातें हैं, इन्हें व्यवहार में लाना असंभव है। हमें असंगत कथन छांटना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लेखक ने तीनों बातें मूल संवेदना में यानी निबंध में व्यक्त की है। चौथी बात उन्होंने नहीं की है, आचरण की सभ्यता कल्पना लोक की बात है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आचरण की सभ्यता का उत्कर्ष होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता की प्राप्ति एकता की दशा की प्राप्ति है। पंक्ति का अभिप्राय है, ए, आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के फलस्वरूप मनुष्य के हृदय में विद्यमान सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देखने लगता है। डी, बी, आचरण की सभ्यता मनुष्य के व्यक्तित्व को संतुलित करती है। सी, आचरण की सभ्यता से व्यक्ति अपने पराये के भेद को भली प्रकार से समझकर एक नया सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करता है। डी, आचरण की सभ्यता मनुष्य के लिए सुखमय संसार का निर्माण करती है जिसे व्यक्ति महापुरुषों का अनुसरण कर प्राप्त कर सकता है। तो इस आचरण की सभ्यता की प्राप्ति एकता की दशा की प्राप्ति है, इसका अर्थ है ए, आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के फलस्वरूप मनुष्य के हृदय में विद्यमान सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देखने लगता है, यानी दूसरों को सबको अपने समान ही महसूस करने लगता है, अपनत्व और आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है और वहीं से आचरण की सभ्यता उत्कर्ष को प्राप्त होती है, क्योंकि सभी मनुष्यों को सृष्टि में जब हम अपने समान महसूस करने लगे हैं, हमारे हृदय में एकता का भाव जागृत हो जाएगा, तो हम किसी का भी नुकसान, किसी को भी चोट पहुंचाने का विचार भी मन में नहीं लाएंगे और यही आचरण की सभ्यता की परम स्थिति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
अगला प्रश्न, गोदान के निम्नलिखित पात्रों को उनके परिचय के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पात्रों के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनका परिचय है और हमें सुमेलित करना है। पहला अमरपाल सिंह, दूसरा दाता दीन, तीसरा गोबर, चौथा झुनिया और पांचवा सिलिया। तो अमरपाल सिंह हैं सेमरी ग्राम के निवासी और अवध प्रांत के जमींदार, यानी कि 3 उत्तर हुआ। सबसे पहला दाता दीन है बेलारी गांव के पंडित और माता दीन के पिता, यानी 1 हुआ। और गोबर है होरी और होरी का पुत्र और झुनिया का पति, यानी 4 आएगा। फिर है झुनिया, झुनिया है भोला की विधवा पुत्री और गोबर की पत्नी, यानी 2। और सिलिया है चमार जाति की स्त्री और माता दीन की प्रेमिका, यानी 5। तो कूट होना चाहिए 3 1 4 2 5। देखते हैं 3 1 4 2 5 बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। स्मरणीय बिंदु ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रेमचंद का 1936 में प्रकाशित अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, क्योंकि अंतिम अपूर्ण उपन्यास है उनका मंगलसूत्र। दूसरा, गोदान को कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तीसरा, नायक होरी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण यहां पर किया गया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो कि प्रेमचंद के लेखन का मूल आधार है, वही इस उपन्यास के लेखन का भी आधार है। इसमें कुल 36 परिच्छेद हैं। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि गोदान में कितने परिच्छेद हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नायक होरी का गाय की इच्छा को मन में लिए संसार से विदा होना उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, यानी सबसे बड़ी दुखद घटना है। आगे चलें। अंत में हीरा के गोदान कराने की बात कहने पर, यानी उपन्यास के अंत में होरी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसका भाई धनिया से कहता है, यानी होरी की पत्नी से कहता है, हीरा की इनका गोदान करा दो क्योंकि अब इनके पास अधिक समय नहीं है। और धनिया के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसके पास पैसे नहीं है और ना ही गाय है, तो उसे सुतली बेचकर 20 आने मिले हैं और वही उसकी कुल संपत्ति है। तो वो वही 20 आने अपने पति के ठंडे हाथ पर रखती है और ब्राह्मण दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ये प्रेमचंद इस उपन्यास के अंतिम पड़ाव पर आकर के ये पंक्ति लिखते हैं और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए यहां इसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उपन्यास के अंत में घटित यही घटना गोदान जो उपन्यास है उसके नामकरण का आधार है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इसे भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है। ये बिंदु आपको बिल्कुल भूलने नहीं है। गोदान उपन्यास के विषय में असंगत कथन है। समाज के आदर्श स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए यथार्थ का अभिव्यंजन। बी, धर्म की आड़ में हो रहे पाखंड का चित्रण। सी, शिक्षा की अव्यवस्थाओं पर प्रहार। और डी, देशव्यापी समाज की आर्थिक दुर्वस्था का चित्रण। तो यहां पर गोदान उपन्यास के विषय में असंगत कथन है सी, क्योंकि यहां पर समाज के आदर्श स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए यथार्थ का अभिव्यंजन है। धर्म की आड़ में जो पाखंड किया जा रहा है समाज में, उसका भी चित्रण है। देशव्यापी समाज की आर्थिक जो दुर्वस्था है उसका भी चित्रण है। लेकिन शिक्षा की अव्यवस्थाओं पर यहां कहीं कोई प्रहार नहीं किया गया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, गोदान में निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण नहीं किया गया है? ए, शोषक जमींदारों और महाजनों की समस्या। बी, अंतरजातीय अनमेल विवाह की समस्या। सी, नारी स्वातंत्र्य की समस्या। डी, भारतीय संस्कृति पर पड़ते पाश्चात्य प्रभाव की समस्या। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर इन तीनों समस्याओं का जिक्र किया गया है। शोषक जमींदारों और महाजनों की समस्या जमींदार और होरी के माध्यम से की गई है। अंतरजातीय अनमेल विवाह धनिया, झुनिया और गोबर और सिलिया और माता दीन के माध्यम से किया गया है। नारी स्वतंत्रता की समस्या जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है गोविंदी और मालती मेहता, इन सबके विचारों के माध्यम से यहां पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं प्रेमचंद ने। इस पर कोई बात उन्होंने नहीं की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी।
अगला प्रश्न, मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, उसके सत्य को देखो, उसकी सामर्थ्य को नहीं। यह कथन तुलसी ने किससे कहा? मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है, उस पर आधारित प्रश्न है ये। ये जो कथन है दोस्तों, इसके लिए विकल्प दिए गए हैं कैलाश कवि से, राजा भगत से, जयराम साहू से, मेघा भगत से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। चर्चा ये चल रही है कैलाश कवि और तुलसीदास जी के बीच में। तुलसीदास जी से मिलने आते हैं कैलाश कवि और जयराम साहू, और वे मेघा भगत की चर्चा कर रहे हैं, जो धन संपन्न वर्ग है उसमें राम कथा का वाचन करते हैं और काफी लोकप्रिय हो गए हैं, काफी धन भी उन्होंने अर्जित कर लिया है। जबकि दूसरी ओर तुलसीदास जी हैं जो गलियों गलियों में घूम करके राम कथा का वाचन करते हैं। तब उन्हें कैलाश कवि ये सारी स्थितियां बताते हैं, तो तुलसीदास जी कैलाश कवि से कहते हैं कि मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है, फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, उसके सत्य को देखो, उसकी सामर्थ्य को नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी उस कैलाश कवि को समझाते हुए कहते हैं कि मैं अकेला राममय नहीं होना चाहता, बल्कि मैं जन जन के साथ राममय होना चाहता हूं। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल धन संपन्न वर्ग में राम कथा का वाचन करना नहीं है, बल्कि जन जन में घूम घूम कर राम कथा का वाचन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। स्मरणीय बिंदु, सन 1972 में प्रकाशित हुआ मानस का हंस, और ये एक जीवनी परक उपन्यास है और किसके जीवन पर आधारित है? कवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित, और ये कुल 31 परिच्छेदों में विभक्त है। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रत्नावली को लोलार्क मठ से विदा करते समय कौन सा वचन दिया? ए, वे उनके जीवन निर्वाह का ध्यान रखेंगे, बी, वे उनसे मिलने आते रहेंगे, सी, वे रामचरितमानस की एक प्रति उनके पास अवश्य पहुंचाएंगे और मरने से पहले एक बार उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, डी, निरंतर राम भक्ति में लीन रहेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तुलसीदास जी लोलार्क मठ में गोस्वामी का पद स्वीकार कर लेते हैं अपने प्रिय जनों, मित्रों आदि के दबाव में आकर, और तब उनकी जो पत्नी है रत्नावली, वे उनसे मिलने आती हैं, और उस समय जब वे वहां से विदा हो रही हैं लोलार्क मठ से, तब तुलसीदास जी उनको वचन देते हैं कि वो रामचरितमानस की एक प्रति उनके पास पहुंचाएंगे और मरने से पहले उन्हें एक बार दर्शन अवश्य देंगे, यानी उनसे मिलने अवश्य आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के मूल कथ्य से संबंधित असंगत कथन है। ए, बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं शताब्दी के भारत के जनजीवन का चित्रण किया गया है। बी, बाणभट्ट की आत्मकथा में नए मानवतावादी मूल्य की प्रतिष्ठा की गई है। सी, बाणभट्ट की आत्मकथा में स्पष्ट किया गया है कि प्रेम के उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है। डी, बाणभट्ट की आत्मकथा में सम्राट हर्ष और सामंतों की विलास प्रियता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन बाणभट्ट की आत्मकथा के मूल कथ्य से संबंधित नहीं है। यहां सम्राट हर्ष और उसके सामंतों की विलास प्रियता का कोई चित्रण नहीं किया गया है। शेष तीनों विकल्प यहां सही हैं। पहली बात, 7वीं शताब्दी यानी सम्राट हर्ष के समय में क्या भारत का जनजीवन था उसका चित्रण है। दूसरी बात, यहां नए मानवतावादी मूल्यों की चर्चा की गई है। तीसरी बात, यहां स्पष्ट किया गया है कि प्रेम के उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है, यानी उदात्त प्रेम का चित्रण है भट्टिनी और बाण के माध्यम से बाणभट्ट की आत्मकथा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा? मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है, प्राण देने से प्राण मिलता है, मन देने से मन मिलता है, आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है। ए, वृद्ध वाभ्रव्य ने निपुणिका से, बाण ने भट्टिनी से, महामाया ने बाण से और भट्टिनी ने विरति वज्र से। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वृद्ध वाभ्रव्य ने ये कथन निपुणिका से कहा। वृद्ध वाभ्रव्य कौन है? कंचुकी हैं अंतःपुर के, जो मौखरी राजवंश, छोटा मौखरी राजवंश जो है, जहां के शासक हैं ग्रह वर्मा, जो हर्ष की बहन राजश्री के पति हैं, उनके यहाँ भट्टिनी यानी तुवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी जो नायिका है वो कैद है, और क्योंकि ग्रह वर्मा उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं है। उस अंतःपुर की रक्षा
करने के लिए वृद्ध बाभ्रव्य की नियुक्ति की गई है और उन्हीं के कार्यकाल में भट्टिनी बाणभट्ट और निपुणिका की सहायता से वहां से उस कैद से आजाद होकर निकल जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद वृद्ध बाभ्रव्य जब निपुणिका और भट्टिनी से मिलते हैं और उन्हें सारी बात का पता चलता है, तब वे निपुणिका से ये कथन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। पंक्ति में व्यंजित अर्थ क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां ये हैं दोस्तों, इनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए कूट देखते हैं, आइए विकल्प देखते हैं। ए, नारी अपने आकर्षण से पुरुष को बांध कर रखे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बी, नारी सदैव पुरुष को अपने मोह जाल में बांध कर नहीं रख पाती, इसलिए उसे मुक्त करने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। सी, नारी मन की स्थिति इतनी विचित्र है कि उसे पुरुष का साथ छोड़कर उसे मुक्त करने में ही अलौकिक प्रेम की अनुभूति होती है। डी, नारी पुरुष को शारीरिक बंधन में बांधकर सफलता अनुभव करती है, किंतु उसके जीवन की सार्थकता उसे शारीरिक आकर्षण से मुक्त कर आत्मिक बंधन में बांधने में है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ये नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। इस कथन का मतलब क्या हुआ कि नारी पुरुष को शारीरिक बंधन में बांधकर सफलता का अनुभव करती है, लेकिन उसका जीवन तभी सार्थक होता है जब वो पुरुष को शारीरिक आकर्षण से मुक्त कर आत्मिक बंधन में बांध लेती है, यानी भावनात्मक स्तर पर उससे अपना संबंध स्थापित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। स्मरणीय बिंदु, ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है दोस्तों, सन 1946 में ये प्रकाशित हुआ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है, क्योंकि हर्षकालीन जनजीवन का यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसमें 20 उच्छ्वास हैं। अध्याय और परिच्छेद की बात जब हम करते हैं आधुनिक उपन्यासों में, तो यहाँ पर ये उपन्यास उच्छ्वासों में, परिच्छेदों में नहीं बल्कि उच्छ्वासों में विभक्त है। सबसे पहले इस उपन्यास का प्रकाशन विशाल भारत नामक पत्रिका में हुआ और लेखक ने स्वयं इसका जो कथामुख यानी इसकी भूमिका जो लिखी है उसमें इसे एक अधूरी कथा माना है। ये बिंदु आपको इस उपन्यास के विषय में ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। त्यागपत्र में त्यागपत्र जैनेन्द्र जो मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं उनके द्वारा रचित उपन्यास है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। प्रमोद त्यागपत्र का नायक है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में वह सोचता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो कौन सा कथन ऐसा है वो हमें बताना है जो प्रमोद के चरित्र की विशेषता से मेल नहीं खाता। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, यानी प्रमोद एक चिंतनशील व्यक्ति है और वो जिस समस्या पर सोचता है अपना आप को मिटाकर भी वो उस समस्या का समाधान तलाश करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, समाज की विषमताओं को देखकर, समाज में जो भी विसंगतियां हैं उनको देखकर उनके विषय में सोचता है। वो समाधान, हर समस्या का समाधान तलाश करने के लिए बेचैन होता है। तीनों बातें उसके व्यक्तित्व के विषय में सही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तो आंसर हुआ इसका डी। वह अब स्कूल की शरारतों की कहानी नहीं सुनाती, उसे अब छत पर खटोला डालकर एकांत में लेटे रहना, उड़ती चीलों को देखते रहना तथा पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम कांटे खींचना अच्छा लगता। त्यागपत्र उपन्यास की इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। ए, इन पंक्तियों में युवा होने पर मृणाल के स्वभाव में आए परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। बी, इन पंक्तियों में मृणाल का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण है। सी, इन पंक्तियों में शीला की मनःस्थिति का चित्रण है। डी, उपन्यास में यह कथन प्रमोद ने अपनी बुआ मृणाल के विषय में कहा है। तो हमें इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन छांटना है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शीला की मनःस्थिति का नहीं बल्कि इस उपन्यास की जो नायिका है मृणाल उसका चित्रण है और प्रमोद जो नायक है उसकी ये बुआ है। तो वही अपनी बुआ की कहानी इसमें सुनाता है और वही ये कह रहा है कि वह अब स्कूल की शरारतों की कहानी नहीं सुनाती। इसकी घटना कुछ इस प्रकार है कि बुआ
घर में ही रहती है और प्रमोद बहुत छोटा है, बच्चा है, और वो एक दिन बुआ उसकी और बुआ की और प्रमोद की बहुत अच्छा तालमेल है। तो एक दिन बुआ शीला अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती हैं और देर से आती हैं और कुछ झूठ बोलती हैं। इस बात से क्रोधित होकर प्रमोद की माँ उनकी पिटाई करती हैं और उसके बाद उनमें जो परिवर्तन आता है उसका चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। तो यहाँ पर शीला की मनस्थिति का नहीं बल्कि मृणाल की मनस्थिति का चित्रण है। तो ये कथन असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इन पंक्तियों में युवा होने पर मृणाल के स्वभाव में आई परिवर्तन को रेखांकित किया गया है, बिल्कुल सही है। मृणाल का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण है, यह भी सही है। यह कथन प्रमोद ने अपनी बुआ मृणाल के विषय में कहा है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इस उपन्यास के विषय में कुछ एक तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहली बात, 1934 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। मृणाल नामक नायिका की कथा है जिसे प्रमोद की दृष्टि से देखा और वर्णित किया गया है, यानी प्रमोद इसमें एक कथावाचक की तरह है। वो पूरी अपनी बुआ के जीवन की कहानी सुनाता है। गोपाल राय ने इसे मनुवादी हिंदू व्यवस्था पर बौखलाहट पैदा करने वाला उपन्यास कहा है। मृणाल इस उपन्यास की नायिका है जिसे बुआ कहकर संबोधित किया गया है। प्रमोद त्यागपत्र उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है और कथा का सूत्रधार है। ये कुछ एक बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में मैंने भरपूर कोशिश की कि सारी गद्य रचनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि गद्य रचनाएं बहुत ज्यादा थीं, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि उन सब की मूल संवेदना, उनके मूल कथ्य और उनके विषय में जो स्मरणीय बिंदु हैं उनकी चर्चा हो सके और आपके लिए ये सत्र अधिक से अधिक लाभकारी हो सके। तो उम्मीद करती हूं कि आप ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।